श्री केसी त्यागी जी, अशोक यादव जी, सुरेंद्र त्यागी जी और बहुत सारे और लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, जो आज उपस्थित हैं। मैं उनको दल के प्रत्येक जमीन पे काम करने वाले कार्यकर्ता की तरफ से आभार और स्वागत यहां व्यक्त करना चाहता हूं। केसी त्यागी जी को मैं तो बचपन से देख रहा हूं और बड़े गर्व के साथ उन्होंने मुझे भी कई बार किस्सा सुनाया है कि मेरे जन्मदिन पे क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे, ये तो उसमें भी शामिल थे। और उन्होंने एक इच्छा जाहिर की है, सच्ची बात है। आजकल जब किसी, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो गई है, जब किसी दूसरे दल में शामिल या कोई जो अपने लिए काम करना चाहते हैं, कुछ आगे हासिल करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोगों से आप बातचीत करते हो कि पार्टी में आ जाओ, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई संपत्ति खरीद रहे हैं क्या, जैसे अग्रीमेंट टू सेल होने वाला है, एफिडेविट जो है क्रॉस कर साइन करके मैं दे दूं। लेकिन त्यागी जी से जो जब बात हुई, एक तो ज्यादा देर नहीं लगी, कहीं ना कहीं इनके मन में, दिल में पहले से ही वो विचार चल रहा, और दूसरा इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। जो दो टूक आपने यहां बात कही, वही भाव उनके बंद कमरे में मेरे साथ बैठकों में थे, और आपके सहयोगियों ने भी आपसे बातचीत की होंगी इस निर्णय और फैसले के पहले। आपने एक ही इच्छा जाहिर की है कि चौधरी चरण सिंह जैसा बनना है। देखो, चौधरी चरण सिंह तो अब कोई रहा नहीं, बन भी नहीं पाएंगे। देखो, सच्ची बात, उनसा वो भी कठिन है, वो भी बहुत तपस्या का काम है, वो भी बहुत भारी काम। हम खुद अवलोकन करेंगे, हम अपने आप को ये छूट दे देते हैं, रियायत दे देते हैं कि आज का समय अलग है। आज के समय में अगर चौधरी चरण सिंह होते तो शायद इस राजनीतिक व्यवस्था में वो कामयाबी उनको मिलती कि नहीं मिलती, वी डोंट नो। अपने आप को ये दिलासा देके हम अपने आप को छूट दे देते हैं कि हम उन जैसा नहीं बन सकते। सच्ची बात तो ये है, किसी को अच्छी लगे बुरी, लेकिन वो हमारे आदर्श हैं आज के समय में और भविष्य के भारत के निर्माण में। उनके विचारों की प्रासंगिकता है, उनकी आवश्यकता है, और दल किसी नेता को बढ़ाने के लिए नहीं बनाए जाते। आज यही सबसे पुरानी पार्टी देश की कांग्रेस पार्टी को गलतफहमी हो रही है। पार्टी के संगठन के पीछे कुछ कारण होते हैं, वो संगठन क्यों बनाया गया। मैं भी रोज, मैं इस दल का अध्यक्ष हूं, मैं भी रोज मुझे सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं इस दल का अध्यक्ष क्यों हूं। क्या कोई और दल नहीं है, और प्लेटफॉर्म नहीं, और मंच नहीं, और लोग नहीं जिनके साथ हम हाथ मिला के कुछ और कर सकते हैं। हर एक वर्कर को सोचना चाहिए। और पार्टी का विस्तार तब होता है जब या तो जो पुराने आपके समर्थक थे जो कहीं और चले गए उनको वापस जोड़ लो, या जो नया मतदाता बन रहा है आप उसको अपनी तरफ आकर्षित करो। दो ही चीज है, इससे तीसरी कोई बगल में कोई चीज नहीं रह रही। दोनों ही कारणों में आपको कोई नए व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो उसे बताना पड़ेगा कि लोग दल क्यों, आरएलडी के पीछे कारण क्या है। वो कारण मैं नहीं हूं कि मैं कुछ बन जाऊं। केसी त्यागी ने बताया कि मैं कुछ बनने नहीं आया हूं पार्टी में। तो हर एक व्यक्ति को उस हिसाब से सोचना है कि राष्ट्रीय लोकदल की आज आवश्यकता क्या है। मैं ये मानता हूं कि चौधरी साहब की जो मुख्य तौर से जो लड़ाई थी, जो संघर्ष रहे, वो दो बड़े जो है उनमें आप रख सकते हैं। एक तो हो गई सामाजिक सुधार, राजनीतिक व्यवस्था में भी वो समाज सुधार की बात करते थे, और ग्रामीण समाज को लेकर वो बेहद चिंतित थे। दूसरा था कि अब देश आजाद है, लोकतंत्र है, राजनीतिक भागीदारी से सामाजिक समस्याओं का जो है निराकरण हो। सबसे बड़ी समस्या उनकी थी जो काश्तकार, किस खेती करने वाला व्यक्ति है, जो मजदूरी कर रहा है गांव में, उसके साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय हो, बराबरी हो।
उठने में, बैठने में, काम करने में, शादी ब्याह में, सामाजिक आचरण में, व्यवहार में उसके साथ कोई अनदेखी चीज ना हो, भेदभाव ना हो और उसका सम्मान किया जाए। और अपने अलग अलग तरीकों से, शब्दों से, अलग अलग मौकों पे उन्होंने बात रखी। हम लोग उनकी बात बार बार कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों से होकर चलता है। मुख्य बात यही थी, निचोड़ ये था, जो पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति है उसे उसके पसीने के मुताबिक, मेहनत के मुताबिक, विचारों के मुताबिक उसका सम्मान एक बुद्धिजीवी समाज को, विकसित समाज को करना पड़ेगा। वही आज भी देश की राह है। अगर हम खेती की बात करें, खेती का स्वरूप बदल गया, हल बैल की खेती नहीं रही। यहां हमें भावनाओं की बात नहीं करनी चाहिए, मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स, जो आंकड़े हमें दृश्य दिखा रहे हैं, उनका जो दर्पण है वो मैं आपके बीच रखना चाहता हूं कि आज किसान की क्या स्थिति है, उस समय 30 साल 40 साल पहले स्थिति थी। जो उनका प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस का जो उनका एक दर्पण था चौधरी चरण सिंह जी का, हो सकता है वे सारे सॉल्यूशन अब कामयाब आज की परिस्थिति में ना हो। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें सोचना है। किसान, भारत के किसान में अगर आप देखें तो अभी भी जो हमारी लैंड होल्डिंग है उसका 50% एग्रीकल्चरल लैंड है, 18% इकोनॉमिक वैल्यू एड में, अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान है, और 46% वर्कफोर्स का हिस्सा एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। 46 से मैं ज्यादा मानता हूं, लेकिन ये जो आंकड़े, सरकारी आंकड़े हैं जो तस्वीर दिखाते हैं, वो ये क्या कृषि क्षेत्र को हम संसाधन जो देते आए हैं, क्या वो पर्याप्त हैं और क्या उसमें बढ़ोतरी हो रही है? पर्याप्त तो इस कमरे में कोई भी नहीं कह रहा है, लेकिन बढ़ोतरी हुई है। अगर आप देखोगे, संसाधन दो तरीके से हैं कि एक तो हमारा विभाग है, मंत्रालय है किसानों का कृषि पे, जिसमें चौधरी अजीत सिंह जी भी उस जो है मंत्रालय को संभाल चुके हैं और उन्होंने उस समय अनेकों काम किए, खास तौर से कृषि विपणन के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए, कृषि में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, जिले जिले में केवीके का निर्माण हो, सस्ती दरों में किसान को लोन मिल पाए। इसके पीछे चौधरी अजीत सिंह जी का हाथ, इस मौजूदा आज की व्यवस्था के पीछे भी चौधरी अजीत सिंह जी की वो देन है और उनका कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। अब बजट की बात करें, अभी बजट पेश हुआ देश में, तो कृषि क्षेत्र को कितना आवंटन है? 1,30,000 करोड़, जो 12-13 में बजट में कुछ 22,000 करोड़ था, उसको बढ़ा के 1,30,000 करोड़ तक पहुंचाया गया। और इसके अतिरिक्त 7% एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन का है। इससे अतिरिक्त लगभग 1,40,000 करोड़ उसको जोड़ के ये आंकड़ा था। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, व्यवस्थित कर्ज कितना किसानों को मिल पाता है? एक समय तो बैंक में खाते ही नहीं थे लोगों के, अब 7,70,00,000 केसीसी हैं। पहले 3 लाख लिमिट थी, अब शायद 5 लाख तक लिमिट हो गई, बढ़ोतरी हो रही है इसमें। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अगर 10 साल का आप देखोगे, 23-24 तक हर साल 14% खेती के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का फ्लो, उसमें बढ़ोतरी हो रही 14% सालाना। जो 6 लाख करोड़ था, अब 25 लाख करोड़ रुपए कर्ज, व्यवस्थित इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट किसानों को, खेती करने वाले लोगों को मुहैया किया जा रहा है। और ये सब जानते हैं कमरे में, हालांकि दावे होते हैं जीरो बजट फार्मिंग, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। जीरो बजट कुछ नहीं है, पूंजी निवेश तो करना ही पड़ रहा है। खेती में तकनीकीकरण बढ़ रहा है, मशीनीकरण का प्रभाव बढ़ रहा है। एआई के जमाने में उससे भी अब किसान दूर नहीं रह सकता, वो चीजें भी समझनी पड़ रही है। एक समय था 2006 में शायद कृषि आयोग बना था और उसने सिफारिश की कि हर 5 किलोमीटर में किसानों की एक मंडी बननी चाहिए। अब बहुत अच्छी बात है, अच्छी लगता है, हर 5 किलोमीटर अगर मंडी बनेगी
2019 में शायद एक संसदीय समिति ने उस प्रस्ताव का अध्ययन करके बताया देश में 41,000 मंडियों का निर्माण करना पड़ेगा। अभी भी एपीएमसी में 7,000 मंडी है। संसदीय समिति कह रही है हर 5 किलोमीटर मंडी बनानी है तो 41,000 मंडियों का निर्माण करना पड़ेगा। उस हिसाब से देखो तो जितने संसाधन दे रहे हैं वो कम है, लेकिन उसमें भी डिजिटल एक माध्यम बन गया कि ई नैम मार्केट है। ई नैम के जरिए किसान को क्या भाव मिल रहा है दुनिया में उसकी जानकारी मिल सकती है। आज जो करार हो रहे हैं दूसरे देशों के साथ, हालांकि बड़ी युद्ध की स्थिति है, अब किसी को मालूम नहीं क्या परिणाम निकलेंगे। हर क्षेत्र में उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार का एक मंत्री आपको इस बात को मैं आपको कह सकता हूं, हमें तैयारी करनी चाहिए। लेकिन हर परिस्थिति में विश्व की जो बड़ी ताकत भारत के व्यापार के साथ बात करना चाहती है, उसमें सबसे पहली शर्त भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मैं कह रहा हूं हमारी होती है कि हमारे किसानों का इसमें कैसे फायदा हो सके। ये नहीं कि नुकसान ना हो, ये भी हमें देखना है कि फायदा कैसे हो। हमारी पैदावार वहां कम शुल्क पे पहुंचानी है, उसमें भी लेकिन उसका पहलू है कि 2 बीघे का काश्तकार, किसी के पास 3 एकड़ का बाग होगा, उसका तो आम वहां यूके में बिकने चला, वो यूरोप नहीं पहुंचने का। तो किसान को भी ये सवाल करना पड़ेगा अपने आप से। गांवों में जो सहयोग की भावनाएं पहले होती थी, आज मुझे हीन भावनाएं और बंटवारे दिखते हैं। और मैं एक दल का अध्यक्ष हूं, मेरी जिम्मेवारी आप सबके प्रति है। आपके दुख और सुख में मैं आपके साझीदार हूं। आजकल ऐसा माहौल मैं देखता हूं गांव में कि मैं आपके सुख और दुख में उस व्यवहार में शामिल होने से संकोच महसूस करता हूं। मुझे इतने शादियों के निमंत्रण मिलते हैं, मैंने शादियों में जाना बंद कर दिया। क्यों मैं एक के जाऊंगा, उसी गली में किसी और का घर होगा और वो कहेगा अच्छा, बताओ सच्ची बात है कि नहीं, अच्छा इनके आए अब देखेंगे प्रधानी में कौन क्या करता है। यही सब जो चल रहा है। हम यहां कह रहे कि एक किसान 2 बीघे का काश्तकार वो फसल काम बेचेगा, उसकी तो मजबूरी में जो खरीदार होगा उसको बेचेगा, क्योंकि उसकी कोई शक्ति नहीं, सामाजिक शक्ति नहीं, आर्थिक शक्ति नहीं, कोई समूह नहीं, कोई सहयोग नहीं। वो बढ़ गया जातियों में, वो बढ़ गया गोत्र में, वो बढ़ गया मोहल्ले में, वो बढ़ गया प्रधानी में, वो बढ़ गया जिला पंचायत के सदस्यता में, बीडीसी के चुनाव में। तो हम ग्रामीण समाज की वकालत करने वाले लोग हैं। एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कहूंगा तो बड़े व्यापक ढंग से शहरीकरण हुआ है। वही व्यक्ति जो गांव में बामनौली में रहता हुआ व्यक्ति, जो लोकदल के इलाका उसके परिवार ने कितनी पीढ़ियों ने दाएं बाएं नहीं देखा हुआ, और वो वैशाली में या राजनगर स्टेशन में फ्लैट में मूव इन होता है और वो आरडब्ल्यू के हिसाब से वोट देना शुरू करता है। तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है?